अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फॉर्मेशन टीवी की पाकिस्तान की लोक दास्तानों की सीरीज में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों आज हम हीर रांझा की मुकम्मल कहानी बयान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम हीर और रांझा की स्टोरी। हीर और रांझे का किस्सा मुग़लों की हिंदुस्तान में आमद से कुछ अर्सा पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ था। ये इस ज़माने की बात है जब राजपूत नए नए मुसलमान हो रहे थे। सियाल भी धार नगर के राजपूत थे। 1258 ईस्वी में राय शंकर के बेटे राय सियाल ने भी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। लेकिन सियाल जब पहले यहाँ आए तो इनके एक बुज़ुर्ग मल खान ने 1462 ईस्वी में जंग आबाद किया। ये शहर सियाल राजपूतों का गढ़ था। ये चूचक भी सियाल कबीले का एक दौलतमंद सरदार था। हीर उसी मेहर चूचक की बेटी थी। जंग का मेहर होने के अलावा जनाब के घाटों का इंतजाम भी चूचक ही के पास था। मुसाफिरों को दरिया के पार उतारने के लिए वहाँ कई किश्तियाँ लंगर डाले रहती थी। दिन भर घाट पर राहगीरों और सौदागरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता था। राहगीरों और सौदागरों ही के जरिए हीर के हुस्नो जवानी के किस्से दूर दूर तक फैल गए थे। रांझा तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा जंग से कोई 80 मील दूरी पर था। हीर के हुस्न के किस्से वहाँ भी शोहरत पा चुके थे। वहाँ की नौजवान लड़कियां और लड़के हीर के नाम से बाखूबी वाकफ थे। तख्त हज़ारा के चौधरी का नाम मौजूद था। वो ज़ात का रांझा जट था। इसके 8 बेटे थे जिनमें से सबसे छोटा धीदो बहुत खूबरू और नाजक मिजाज था। वो कुदरतन कुछ नाजक मिजाज कुछ आराम पसंद हो गया था। बाप के इंतकाल के बाद भाइयों ने ज़मीन की पैमाइश करवाई। नरम और जरखेज़ ज़मीन तो बड़े भाई ने खुद काबज हो गए, लेकिन सख्त और बंजर ज़मीन धिदों को सौंप दी। बाप का लाडला बेटा होने की वजह से खेत जोतने का काम इस रांझे से ने कभी किया ही नहीं था। एक जवानी बड़ी बेनियाज और लापरवाह थी। वो एक अलबेली तबीयत का मालिक था। एक दिन उसकी सबसे छोटी भाभी ने उसको ताना दिया कि अगर तुझे हमारी परवाह नहीं है तो जाकर सियाल की हीर को ब्याह ला। अब इसने ख़ानदान को अलविदा कहने की ठान ली, इसलिए उसने बांसुरी हाथ में ली, जूते बगल में दबा कर निकल खड़ा हुआ। पहली रात उसे रास्ते में एक मस्जिद में गुजारना पड़ी। अगले दिन सुबह ही रांझा उठकर अपने रास्ते लगा और मुसाफतें तय करता हुआ जनाब के घाट पर पहुंच गया। इसके पास फोटी कोड़ी भी नहीं थी। सामने लुड्डन मलाह की किश्ती का लंगर उठाने ही वाला था कि रांझे ने भी खुदा का वास्ता देते हुए पार लगाने के लुड्डन की मिन्नत समाजत की। लोगों के कहने पर लुड्डन रांझे को दरिया के पार ले गया। वहाँ हीर की किश्ती भी थी। मंजिलें तय करके आया हुआ रांझा थकान से चूर था। लेटते ही लंबी तान कर सो गया। जब हीर को पता चला कि लुड्डन ने उसकी सेज पर किसी अजनबी को सुला रखा है तो वो बहुत बरहम हुई। वो अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुंची और आते ही छड़ियाँ मार मार कर लुड्डन को लहूलुहान कर दिया। फिर लपक कर अपनी किश्ती की तरफ बढ़ी। एक अजनबी को सेज पर सोते देख कर आपे से बाहर होगी और एक छड़ी उस पर भी दे मारी। लेकिन जब रांझा उठा और उन सब दोनों की आंखें चार हुई तो वो सब कुछ भूल कर दिल हार बैठी। दोनों पर हुस्नो शबाब का आलम था। हीर की आंखें एक अनोखी चमक जगमगा उठी। इसने कश्ती के पर्दों को नीचे गिरा दिया और पलंग की पट्टी पर रांझे के पास बैठ गई। कितनी ही देर रियाजो न्याज की बातें होती रहीं। दोनों में मोहब्बत के कौलो करार हुए। इस तरह जब दोनों तरफ से अहद बमा हो गए तो हीर ने कमाल होशियारी से अपने वालिदैन को रजामंद किया और रांझे को अपने यहाँ मवेशी चराने पर मुलाजम रखवा लिया। इस तरह हीर और रांझा दोनों की ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। बहरहाल 12 बरस तक रांझा सियाल की भैंसें चराता रहा और हर रोज़ सुबह सवेरे ही मवेशियों को जंगल में ले जाता और शाम होते ही बांसुरी की धुन पर इन्हें अपने पीछे लगाए घर वापस ले आता। हीर भी चोरी यानी मलिदा का कटोरा भर कर हर रोज़ उसी जंगल में पहुंच जाती। दोनों महबूब खुल मिलकर चोरी के मज़े उड़ाते और मोहब्बत की पींगे बढ़ाते रहे। लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जल्द हीर और रांझे के इश्क का चर्चा भी सारे जहांग में होने लगा। बदकिस्मती से इस इश्किया ड्रामे में एक फसादी आ टपका। वो था हीर का चाचा कैदो लंगड़ा। चुनाचे एक दिन कैदो भी हीर के पीछे पीछे जंगल में इसी जगह पहुंच गया। पानी लाने के लिए हीर जब दरिया की तरफ चली गई और रांझा अकेला ही बैठा चूरी खा रहा था तो मौका पाकर कैदो ने बड़े आजजाना अंदाज में रांझे से थोड़ी सी चूरी का सवाल किया। रांझे ने कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, लो भर लो मुट्ठी।
कैदों ने चूरी की मुट्ठी भरी और लंगड़ाता हुआ गांव की तरफ भागा। हीर जब पानी लेकर लौटी तो रांझे की सादगी पर बहुत परेशान हुई। वो जानती थी कि आदत से मजबूर कैदों पूरे गांव में ढंढोरा पीट देगा, इसलिए हीर ने ना आओ देखा ना ताओ। वो भागती हुई गांव पहुंचने से पहले ही कादों को जा लिया। इसकी टोपी, माला और मूंज की रस्सियां वगैरह तोड़ ताड़ कर फेंक दी और इस मार मार का बेहाल कर दिया। इसकी सारी चूरी मिट्टी में मिल गई। लेकिन जैसे हीर जंगल की तरफ लौटी, कैदो उठा और उसने चूरी का जरा जरा मिट्टी से चुन लिया और गांव के पंचायत में जाकर ढिंडोरा पीटने लगा। चूचक और मलकी पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। लेकिन हीर का भाई सुल्तान तलवार तोलते हुए बोला कि मैं इस नौकर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। गला धमका कर उन्होंने रांझे को घर से निकाल दिया। ऐसे नाजुक वक्त पर भी हीर ने हार ना मानी, बल्कि बड़ी दलेरी से अपने भाई सुल्तान को कहा कि वो रांझे से मोहब्बत करती है। अगले दिन जब मवेशियों को जंगल की तरफ हाँका गया तो भैंसे चलने का नाम न ले। उन्होंने चारे को मुंह ना लगाया। आखिरकार चूचक और मुल्की को आरियाना हिकमत अमली से काम लेना पड़ा। उन्होंने रांझे को बुला पुसला कर फिर भैंसों के साथ भेज दिया। हीर को उन्होंने अगरीचा अच्छी तरह समझाया। बात बिगड़ती दिखाई दी तो खेड़ों के यहाँ हीर के निकाह की बात पक्की कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद रंगपुर जिला मुजफ्फरगढ़ के खेड़े बारात लेकर बड़ी धूमधाम के साथ अपनी सहेलियों से कहा कि रांझे के साथ वो कोई आखिरी बात करना चाहती, इसलिए वो इसे किसी भी तरह चाहे के पास ले हैं। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। हीर के पास जब इसकी कुछ खास सहेलियां बाकी रहेगी, इस वक्त रांझे को भी जनाना बेस में हीर के पास लाया गया। जज्बात की रोह में बहती हीर ने रांझे से कहा, अब भी मेरी बात मान लो और बिला तखीर मुझे अगवा करके मुझे ले जाओ, वरना कल मेरे माँ बाप ने डोली में सवार करके मुझे ससुराल के हवाले कर देना है, फिर किसी का कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन रांझे का फैसला तो अगवा करने के बजाय हीर को बाकायदा तौर पर शादी करके ले जाना था। लिहाजा उसने कहा, हीरे इश्क ना मोल स्वाद देंदा, नाल चोरियां उत्ते उधालियां दे। ए हीर, चोरी छुपे मिलने और अगवा करके ले जाने से तो इश्क का मज़ा ही जाता रहता है। हीर ने बतेरा समझाया, लेकिन रांझा अपनी ज़िद पर कायम रहा। जब काजी ने निकाह पढ़ाने लगा तो हीर ने बरमला कह दिया कि मुझे ये रिश्ता हरगज़ कबूल नहीं है। मेरा निकाह तो बहुत पहले 5 पीरों ने रांझे के साथ कर दिया है। मगर ये इसका इनकार भी काम ना आया। काजी ने महर चूचे के हुक्म पर ज़बरदस्ती सैदे खेड़े के साथ निकाह पढ़वा दिया। हीर अगले दिन खेड़े हीर की डोली लेकर रंगपुर की तरफ रवाना हो गए। डोली रंगपुर खेड़े में दाखिल हुई। सैदे के बाप अजू ने बड़ी खुशियां मनाई। हीर के हुस्न की दाग तो पहले ही जमा रखी थी, इसलिए उसे हुस्न की एक झलक देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। लेकिन कोई गैर मामूली आँख ही भांप सकती थी कि हीर के बेपनाह हुस्न का राज खुशी नहीं बल्कि कुछ पोशीदा गमों का परतू है। सबसे पहले सती जो इसकी नंद थी, इसकी राज की तह तक पहुंचने की कोशिश की। बज़ाहिर सती भी अगरचा बड़ी शोख व तेज़ तरार दिखाई देती थी, लेकिन बातन में इसकी ज़ाती हालत इससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। वो खुद मुराद बलोच के फराक में घुलती जा रही है। सैदे खेड़े ने बतेरी तदबीरें की किस तरह हीर इससे बात करे, लेकिन हीर तो रोज़े अव्वल से रांझे की अमानत बन चुकी थी। उधर हीर की सहेलियों ने रांझे को जोगी बनकर रंगपुर खेड़ा में पहुंचने की बात पर आमादा किया। जब वटीले पर पहुंचा तो गुरु बालनाथ इसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर दंग रह गया। कई और चेले भी जोग लेने के लिए बरसों से गुरु जी की खिदमत गुजारी कर रहे थे, लेकिन रांझे को देखते ही गुरु बालनाथ का दिल सीज गया और रांझे को जोग देने के लिए जल्दी ही मेहरबान हो गया। उसी ने अपने चेलों को रांझे के लिए मुद्रे तैयार करने का हुक्म दिया। अमज शनास गुरु ने रांझे की सदक दिली का कायल हो चुका था। उसे इस अपने रूहानी इल्म से पता चल गया था कि रांझा तो इश्क हकीकी की रियाजत से पहले ही जोग की बुलंद तरीन मंजिलों पर पहुंचा हुआ है। इसे तो अब महज जोगियाना भेस की ज़रूरत है। तब जोग देते वक्त गुरु बालनाथ ने जोग के ज़ाब्तों पर रोशनी डालते हुए रांझे को रस्मन हदायत की कि औरतों के मामले में बड़ी को माँ और छोटी को बहन के बराबर समझना। लेकिन रांझे ने गुरु बालनाथ को साफ इनकार कर दिया और बता दिया कि मैं तो जोग हीर की खातर लेने आया हूँ, इसलिए मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। रांझे की साफ गोई से बालनाथ का जोग के हक में सख्त दिल और भी पिघल गया और इसने रांझे को जोगियों की सैली टोपी, मूंज की माला, मुंदरे, कासा, सेंगी वगैरह देकर टीले से अलविदा किया। जोग लेकर रांझा रंगपुर खेड़े की तरफ निकल खड़ा हुआ। रास्ते में एक गडरिए से रंगपुर के मतलब ज़रूरी वाकफियत हासिल करके रांझा गांव में दाखिल हुआ। पानी पीने के लिए जब गांव के कुएं के पास रुका तो इसकी दिलरुबा सूरत को देखकर गांव में लड़कियां मस्त हो गई। लड़कियों में हीर की नंद सहती भी थी। घर आकर नंद सहती ने अपनी बावज हीर से जिक्र किया कि ए भाभी, अपने गांव में एक नया जोगी आया है। इसके गले में काबिल दीद मुंदरे और गले में एक अनोखा और दिलकश कंठ है, लेकिन वो जो हवेलियों में इस तरह
भटकता फिर रहा है जैसे कोई बेशकीमती चीज खो बैठा हो। सैती की बात सुनते ही हीर के दिल की धड़कन तेज तर होगी। इसने सोचा मुमकिन है रांझा ही जोगी बनकर आ गया हो। दूसरे दिन जब रांझा खेड़ों की हवेली पर खैरात मांगने आया तो सैती के साथ इसकी खूब झड़पें हुई, मारपीट तक नौबत आई। हीर पीठ फेरे सब कुछ सुनती रही। आकर सैती ने रांझे को चैलेंज किया कि अगर तुम वाकया जोगी हो तो मेरी भावज का मर्ज बताओ। रांझे ने कहानी तो हीर और उसके नौकर की सुनाना शुरू की, लेकिन बातों ही बातों में इशारे वो सैती और मुराद के इश्क की तरफ भी करता गया। ये सब सुनते सुनते सैती कदरे नरम पड़ गई। सैती भी मुराद के इश्क में जल रही थी और हीर का दर्द भी अब मालूम हो चुका था। लिहाजा हीर ने इसे अपने बिलाप सलाकर अपने साथ मिला लिया। अब नंद भावज मुतफिक और मुतहिद होकर अपने इश्क को परवान चढ़ाने के मंसूबे बनाने लगी। सैती हीर और उनकी सहेलियां कौवे की तरफ घूमने लगी तो हीर ने बबूल का एक बड़ा सा कांटा अपने पैर में जुबो लिया। सैती और इसकी सहेलियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हीर को सांप ने डस लिया। हीर ने भी कमाल होशियारी से दांतों को बींच लिया और दम बखुद होकर जमीन पर लेट गई। देखते ही देखते वो नीली पीली होने लगी। पल भर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। चारपाई लटा कर हीर को घर लाया गया। कई सियाने हकीम आमल बुलाए गए। जब कुछ फ़ायदा न हुआ तो सैती ने कहा कि काले बाग में एक जोगी आया है जो बड़ा कामल और खुदा रसीदा मालूम होता है। आकर सैदे के बाप अजो की जोगी के पास जाना हो। इसे देखते ही जैसे जोगी की दिली मुराद पर आई हो। अजो की मामूली सी दरख्वास्त पर ही जोगी इसके साथ चलने पर रजामंद हो गए। इसका काम का सारा इंतजाम सैती ने अपने हाथों में लिया हुआ था। गाँव से बाहर मरासी की कोठड़ी में जोगी का डेरा लगवा दिया गया। अब जोगी महाराज ने हुक्म दिया कोठड़ी में तनहा दुल्हन ही रहे। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर इसके पास सिर्फ एक कुंवारी लड़की रह सकती है, बाकी सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। दुल्हन किसी की नहायत ही जहरीले सांप ने डस लिया। ये सुनकर लोग खौफजदा होकर अपने अपने घरों को चले गए। अब सिर्फ जोगी, सैती और हीर वहाँ मौजूद थे। आधी रात के वक्त मुराद बलोच भी आ गए। हीर, रांझा और सैती मुराद रातों रात भाग खड़े हुए। सुबह होते ही खेड़े दो सफ़ों में हीर और सैती का पीछा करने चल पड़े। पहली सफ़ बलोचों ने मुंह की खाकर लौट आई, लेकिन दूसरी सफ़ ने रांझे को जाग लिया। उन्होंने इसे मार मार कर अदमुआ कर दिया और हीर को अपने साथ लेकर लौट ही रहे थे कि रांझे ने कोट कबूला के राजा अदली के पास जाकर फरियाद की। राजा अदली ने अपने आदमी भेजे और हीर समेत खेड़ों को घेर कर ले आए। खेड़ों ने आते ही कहा, हजूर ये तो बड़ा दगाबाज और ठग गया। अमल समझकर हमने इससे अपनी बहू के इलाज के लिए बुलाया था, लेकिन ये बहू ही को ले भागा। राजा ने हीर को खेड़ियों के हवाले कर दिया। ये देखकर रांझे ने एक ऐसी आह भरी कि चारों तरफ शहर में आग लग गई। रांझे की करनी और अमाल की तस्वीर देखकर राजा अदली को इसकी सदाकत का यकीन हो गया और इसने हीर फिर से रांझे के हवाले कर दी। खेड़े बेचारे रोते पीटते रंगपुर लौट गए। हीर और रांझा कुछ दिन तो पहाड़ी इलाकों में घूमते फिरते रहे। बिलाखिर उन्होंने जंग वापस जाने का फैसला किया। जंग में जब वो वापस आए तो चूचक और मल्ली ने उसका कहा, बाकायदा बातें जेब नहीं देती। तुम तख्त हज़ारे जाओ और बड़ी शान और शौकत से बारात लेकर और बाकायदा तौर पर शादी करके हीर को अपने साथ ले जाओ। रांझा रजामंद होकर फ़ौरन ही तख्त हज़ारे की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो सोचता जा रहा था कि अब वो भाइयों के तानों से सुरखरू हो जाएगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रांझे की रवानगी के बाद माँ बाप ने हीर को जहर देकर हलाक कर दिया और रांझे को पैगाम भेज दिया कि हमारी आरजुओं और मंगों के बरक्स रज़ायक खुदा कुछ और ही शक्ल में सामने आई। रांझे की हाथों में रुक्का थमाते ही कासद फूट फूट कर रोने लगा और सस्कियाँ पढ़ते हुए बोला, मियाँ हीर तो अल्लाह को प्यारी होगी। रांझे ने ये सुनते ही एक आह भरी और जान दे दी। इस तरह इश्क की ये महरूमी और ज़िंदगी की नामरादी की ये दास्तान ख़त्म हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।